तो इसमें देखिए, यहाँ पर मैं आपको सब बोल के बता रहा हूँ। तत्र, तत्र का मतलब है जो हमने पांचों चित्त की भूमियां बताई हैं उनमें। डॉक्टर ठक्कर जी माइक बंद रखिए। यहाँ तत्र का मतलब है उनमें। संस्कृत में तत्र माने उसमें या वहां। कहा? तो पहले चर्चा किया गया है कि जो पांचों चित्त भूमियां हैं उनमें जो तीसरी चित्त भूमि है विक्षिप्त, विक्षिप्ते चेतसी। ये विक्षिप्ते सप्तमी का एक वचन है, चेतसी सप्तमी का एक वचन है। इसकी पंक्ति का अर्थ आप नोट भी करते चले साथ में। तत्र, तत्र का अर्थ लिखिए उन पांचों चित्त भूमियों में। तत्र का अर्थ है उन पांचों चित्त भूमियों में। मेरा एक निवेदन यो था जी कि इस वेद भाष्य का एक साथ अर्थ लिखवा देते, क्योंकि कई एक लाइन ऊपर लिख गई, फिर एक लाइन नीचे लिख गई, फिर एक लाइन वहां लिख गई, तो उसका पूर्व एक साथ संयोजन कैसे हो पाएगा? साथ ही तो चल रहा है। हमने क्या है, क्षिप्त मूड और विक्षिप्त लिख रहा है। अब हम जो है एकाग्र लिखे या मतलब इस लाइन का अर्थ लिखे, तो थोड़ा सा मतलब जो है लिखने में थोड़ी दिक्कत फिर जो है ना, फिर उसका संयोजन नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे आपने अभी विक्षिप्त चित्त की परिभाषा लिखी है ना जी, उसी परिभाषा के साथ में इस पंक्ति को जोड़ लेना है। अच्छा, उसी परिभाषा में इसको जोड़ना है। अच्छा, तो इसको संस्कृत भाग लिखे या फिर सीधे अर्थ लिखे? संस्कृत भाग का संकेत कर दीजिए, तत्र डॉट डॉट वर्तते, ऐसा करके। इससे बढ़िया तो इसको लिख दें एक लाइन को। इतना संकेत कर लें तो भी ध्यान रहेगा, तत्र डॉट डॉट वर्तते। ये संकेत करके फिर नीचे एक एक शब्द का अर्थ लिख लीजिए। तत्र माने उन पांचों चित्त भूमियों में। तो आचार्य जी, पांचों भूमियों में भी दो भूमि तो रह गई है, एकाग्र और निर्तो। अब पांच लिख लीजिए, नीचे भी आ जाएगा वो दोनों। पांचों चित्त भूमियों में विक्षिप्त चित्त में पांचों चित्त भूमियों में से विक्षिप्त चित्त में, विक्षिप्ते चेतसी, विक्षिप्त चित्त में तृतीया विभक्ति आएगी विक्षिप्त है? सप्तमी आएगी कि तृतीया आएगी? सप्तमी है, सप्तमी में विक्षिप्ते। हाँ, विक्षिप्ते माने सप्तमी, विक्षिप्त चित्त में। विक्षिप्ते में भी सप्तमी है, चेतसी में भी सप्तमी है। विक्षिप्त चित्त में विक्षेपोपसर्जनी भूता एक शब्द है, विक्षेपोपसर्जनी भूता। विक्षेप के कारण
इसका अच्छा, ये क्या विच्छेद क्या है? विक्षेप और उपसर्जनी है। हाँ, विक्षेप उपसर्जनी भूता। जी। विक्षेप के कारण सामान्य हुआ। उपसर्जन माने सामान्य। विक्षेप के कारण सामान्य हुआ समाधि ही समाधि माने समाधि। न माने नहीं। समाधि जो ना पर रहा है वो विसर्ग में बदल जाएगा। अच्छा, समाधि पे विसर्ग नहीं है ना? नहीं, आगे ना पर रा चढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो समाधि तो वैसे ही है, विसर्ग सही था, विसर्ग नहीं है ना समाधि पे? विसर्ग रहेगा। रहेगा, इस पे भी विसर्ग है और ना पे भी विसर्ग है। ना पर विसर्ग नहीं है। अच्छा, ना तो वैसे ही है ना? ना वैसा ही है। ना के ऊपर जो रा चढ़ा है वो पीछे चला जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। हाँ, समाधि का विसर्ग बन जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। समाधि माने समाधि, ना माने नहीं। योग पक्षे, योग के पक्ष में। योग के पक्ष में वर्तते माने है। तो अगर नहीं आया तो नहीं है ऐसा लिखने का गुरु जी? नहीं, और ना तो पहले ही आ गया ना। तो योग के पक्ष में है, नहीं है। ना माने नहीं, योग के पक्ष में वर्तते माने है। क्रिया के शब्द का अर्थ लिख लीजिए, फिर एक लाइन में पूरा भावार्थ ठीक से लिख देंगे। योग के पक्ष में वर्तते शब्द का अर्थ है। अब इसका भावार्थ करके यहीं पर नोट कर दीजिए। विक्षिप्त चित्त में। हाँ भैया, वो मंटू, अरे वो अध्यक्ष जी मिल गए। गौण माने क्या हुआ जी? गौण अध्यक्ष संतोष। गौण माने सामान्य, अच्छा जी, विवेक साधारण, साधारण। अच्छा जी, ठीक है। विक्षिप्त चित्त में विक्षेप के कारण जब चित्त सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है, जब चित्त सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है और अज्ञान और अधर्म, जब सामान्य हो जाएगा तो अज्ञान और अधर्म में, अज्ञान और अधर्म में लग जाता है।
वह समाधि योग के पक्ष में नहीं है। वह समाधि योग के पक्ष में नहीं है। मन का लगना, मन का स्थिर होना समाधि है। अब वो समाधि अगर ज्ञान में लग गया तो योग के पक्ष में है, और अगर योग के पक्ष में न लगा, योग के पक्ष में नहीं लगे, तो फिर वो योग के, जब अज्ञान में लग जाएगा तो फिर योग के पक्ष में नहीं रहेगा। जी अज्ञान। राजवीर जी कुछ कह रहे हैं। नमस्कार सर जी, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। पहले ये बात कही गई कि योग का अर्थ समाधि है जी। अगर योग का अर्थ समाधि है तो ये सामान्य समाधि योग के पक्ष में कैसे नहीं है, क्योंकि योग तो पहले समाधि है। इस समाधि दो प्रकार की, हाँ जी। एक ज्ञान में लगने वाली, एक अज्ञान में लगने वाली। अच्छा जी। हमारा चित्त खराबियों में भी जा सकता है, अच्छाइयों में भी जा सकता है। वो उसकी सामर्थ्य है कि दोनों तरफ जा सकता है। ठीक। तो जब वो अच्छाई की तरफ जाएगा तब तो योग के पक्ष में रहेगा, हाँ जी। और जब खराबी की तरफ जाएगा तो फिर योग के पक्ष में नहीं रहेगा। ठीक 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 है। लग सकता है दोनों तरफ, आगे भी आगे आएगा। चित्त नदी नाम यम उभयतो वाहिनी, या जो चित्त रूपी नदी है वो दोनों तरफ को बहती, बहाती च पापाय बहाती च पुण्याय। पुण्य की ओर भी जाती है, पाप की ओर भी जाती है। जब पाप की ओर जाएगा तो फिर वो योग के पक्ष नहीं रहेगा, पुण्य की ओर जाएगा तो योग के पक्ष में रहेगा। धन्यवाद आचार्य, समझ में आ गया। मुनि गायत्री जी कुछ कह रहे थे। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। समाधि न योग पक्षे वर्तते। जब हमारा चित्त विक्षेप से उपसर्जन हो जाता है, सामान्य हो जाता है, गौण हो जाता है, साधारण बन जाता है, तो फिर वो योग के पक्ष में नहीं रहता, फिर वो वियोग में चला जाता है। तो विक्षिप्त में दोनों स्थितियां हैं, उधर चला गया कि इधर चला आया। अगर इधर चला आया, ईश्वर की ओर लग गया, वेद में लग गया, स्वाध्याय में लग गया, सत्संग में लग गया, तब तो वो योग के पक्ष में होगा। और वो कदाचित यदि अज्ञान, अन्याय, अभाव में जाके फंस गया तो फिर वो योग के पक्ष में नहीं रहेगा। तो दोनों तरफ वो जा सकता है। विक्षिप्त की यह स्थिति है। क्षिप्त और मूढ़ में तो कुछ होना ही नहीं है। विक्षिप्त में दो स्थितियां हैं, लग भी सकता है, भग भी सकता है। लग भग, तो चित्त जो है वह लग भग में रहता है, लग भी सकता है, भग भी सकता है। भग गया तो योग के पक्ष में नहीं है, लग गया तो योग के पक्ष में है। ये यहाँ पर इन्होंने व्यास जी ने इसको स्पष्ट किया। अब हम लोग चौथा चित्त की भूमि लिखेंगे, एकाग्रम। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी आचार्य जी, वियोग जो होता है, जब किसी बात का वियोग हो जाता है जीवन में, तो फिर वहाँ तो भी योग हुआ है, इसको कैसे वियोग में होता है क्या? वो योग से विरुद्ध हो गया ना। कहीं कोई चला जाता है तो हमको नहीं है। आपकी आवाज कट जा रही है, ये सब बीच बीच में आपकी आचार्य, आवाज। वहां पर भी आचार्य योग शब्द आ रहा है वियोग में। हाँ, योग शब्द आ रहा है जुड़ने के लिए, लेकिन उसका वी माने विपरीत। जी, इसका मतलब योग नहीं हुआ, जुड़ नहीं पाए, लग नहीं पाए। योग माने मिलना है, तो वियोग माने ना मिलना है, दूर हो जाना है, अलग हो जाना है, पृथक होना है। वहां पर भी विरुद्ध अर्थ में है।
जी सर जी। जो हम लोग चित्त की भूमि देख रहे थे उसमें चौथी चित्त की भूमि है नंबर 4, एकाग्रम। एकाग्रम, इसका विच्छेद कर लीजिए, एक धन अग्रम। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जिसमें चित्त किसी एक वस्तु को किसी एक वस्तु को आगे रखकर उसी में समाहित हो जाता है, वह एकाग्र कहा जाता है। अच्छा जी, हम एकाग्र का अर्थ तो पहले ये सोचते थे कि ध्यान लगाना एकाग्र होना, पर एक आगे रखकर किसी चीज को आगे रखकर एकाग्र, वो आज बात समझ में आई। एक वस्तु को आगे रख करके उसी में समाहित हो जाए, बाकी बढ़िया। सबको पीछे छोड़ देना। बहुत बढ़िया। आपके कितने सरल अर्थ है जी, एकदम चित्त में आ जा। एक अग्र, एक आगे, एक आगे बाकी सब पीछे। योग दर्शन पढ़ना है तो भोजन, घड़ी, टाइम, आने जाने वाले सब पीछे, योग दर्शन आगे, एकाग्र हो गए। पांचवें चित्त की भूमि निरोध। पांचवी भूमि का नाम है निरोध। ये निरुद्धम लिखे हैं, निरोध लिखे हैं? अनिरुद्ध, निरुद्ध पर कर ले, कोई बात नहीं, निरुद्धम लिख दीजिए। एकाग्रम निरुद्धम। इसको जोड़ेंगे नि धन रुद्धम, नि धन रुद्धम। नि माने निरंतर, रुद्ध माने रुका हुआ। नि निरंतर, रुद्धम रुका हुआ। जिस इसका परिभाषा लिखेंगे, नी लिख दिया, नी निरंतर, रुद्ध माने रुका हुआ, दोनों मिला दिया तो निरुद्धम हो गए। इसकी परिभाषा नोट करेंगे, जिस स्थिति में चित्त किसी एक विषय में पूरी तरह स्थित हो जाता है,
तरह पूरी तरह स्थित हो जाता है। उसे निरुद्ध कहते हैं। एकाग्र में तो हम लगाते हैं, फिर एकाग्र रहता है, फिर जब दूसरी स्थिति को छोड़ देते हैं तो दूसरी स्थिति में पहुंच जाता है। जैसे भी आपने 1 घंटे के लिए हमने योग दर्शन में लगाया तो हमारा योग दर्शन में एकाग्र है। उसके बाद जब कक्षा छोड़ेंगे तो फिर भोजन आदि में लग जाएगा। ये एकाग्र मतलब लगता है, फिर चला जाता है, फिर लगता है, फिर लगाया जाता है, वो एकाग्रम है। निरुद्धम का मतलब है कि अन्य किसी चीज में जाता ही नहीं है, एक में ही रुद्ध हो जाता है, वो निरुद्धम है। अब यहाँ जो पंक्तियां हैं आचार्य व्यास जी की, उस पंक्ति का हम लोग अर्थ लिखेंगे। एक बार इसको सुन लीजिए, फिर नोट करते हैं। अलग अलग मैं शब्द इसको विग्रह कर दूंगा। यह तू एकाग्रे, मिला दिया संधि करके, यस्त्वेकाग्रे। अलग करेंगे तो यह तू एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति ससंप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। सच वितर्कानुगतो विचारानुगत आनंदानुगतो स्मितानुगत अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। उपरिष्टात् प्रवेदयिष्यामः। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। सर्ववृत्ति निरोधे तु असंप्रज्ञातः समाधि। ये वाक्य है आचार्य व्यास के। तो हम लोग इसका एक एक पद का अर्थ जान लेंगे। अलग अलग करके लिख लीजिए, फिर भावार्थ करके लिख लेंगे। यह माने जो। आचार्य जी इसको संकेत कर लेते हैं, यस्त्वे, इससे यहाँ से जहाँ तक है ना। हाँ, यस्त्वेकाग्रे डॉट डॉट समाधि, ऐसा कर लीजिए। पहले पदार्थ लिख लेंगे, फिर भावार्थ लिख लेंगे। जी यह माने जो। एक यहाँ पर ध्यान देंगे तो सा को विसर्ग हो गया है। ये संधियों के नियम है। जहां जहां इस तरह आधा सा आएगा उसको हम लोग विसर्ग में बदल सकते हैं। जो सा है वो विसर्ग बदल जाएगा तो हो जाएगा यह। यह माने जो। तू, रस छोटे ऊ की मात्रा तू। तू माने तो। एकाग्रे माने एकाग्र। चेतसी, सप्तमी का एक वचन। चेतसी, चित्त में। एकाग्रे, एकाग्र चेतसी, चित्त में। सद्भूतम,
सद्भूतम माने विद्यमान, सद्भूतम माने विद्यमान। अर्थम अर्थ को, प्रद्योतयति अर्थम अर्थ को प्रद्योतयति प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है। क्षीणोति, क्षीणोति माने क्षीण करता है, शी की मात्रा दीर्घ कर देंगे, क्षीण करता है। च माने और, क्लेशान अविद्या आदि पंच क्लेशों को, क्लेशान ये द्वितीय का बहुवचन है, इसलिए इसमें हम लोग हिंदी में अनुवाद में को लिख रहे हैं, और वो क्लेश आगे आएगा 5 है, तो यही जोड़ लेते हैं, अविद्या आदि 5 क्लेशों को। फिर एक कर्म बंधनानि, कर्म बंधनानि कर्मों के बंधनों को, कर्मों के बंधनों को। श्लथयति, श्लथयति ढीला करता है, शिथिल करता है, ढीला करता है। निरोधम माने चित्त की निरुद्ध स्थिति को, निरोधम का मतलब है चित्त की निरुद्ध स्थिति को। अभिमुखम अभिमुखम सामने की ओर, अभिमुखम सामने की ओर। करोति करता है, करोति माने करता है। सह करोति करता है, सह माने वह। अच्छा जी, यहाँ पर तो सा के बाद में और सम है, तो फिर ये विसर्ग होता है, और कहीं पर जो है अपना आगे स्वर होता है तो लोप होता है। 2 शब्द हैं, सब लोग जान लीजिए इस नियम को। 2 शब्द हैं, एक सह और एक एषा। सह माने वह और एषा माने यह। सह और एषा इन दोनों शब्दों के विसर्ग का लोप होता है, कोई भी व्यंजन परे हो तो। सह और एषा इन दोनों शब्दों के विसर्ग का लोप होता है, कोई भी व्यंजन परे हो तो। इस नियम का ध्यान रखेंगे। जैसे स नो बंधुर,
सह नो बंधु है, विसर्ग का लोप हो गया क्योंकि ना व्यंजन है। आचार्य सूत्र कौन सा है? इसका सूत्र है एतत् तदोः सुलोपो अकोहो अनैस हसे हलि। ये छठा अध्याय पहला पाद जी, छठा अध्याय पहला पाद 70 के आसपास का सूत्र होगा। छठा अध्याय पहला जी। ऐसा माने आचार्य जी, सामान्य वो ऐसा, सामान्य व ऐसा माने यह, पास की चीज के लिए ऐसा, दूर की चीज के लिए सह। इन दोनों के विसर्गों का लोप होगा। दोनों विसर्गों को कोई भी व्यंजन आगे हो तो सब व्यंजनों में लोप हो जाए। सूत्र बोलना आचार्य कौन सा है? एतत् तदोः सुलोपो एतत् तदोः सुलोपो। सुप्रत्यय, सु का लोप होगा जी। हाँ, सु प्रत्यय का जो विसर्ग बनता है उसी का लोप हो जाता है। 6-4 कौन सा नंबर है? 6-4 नहीं 6-1। 70 के आसपास तो कोई मिल नहीं रहा। हाँ, 132 नंबर है, 132। हाँ हाँ, 132। हमारे में तो 132 में संपरिभ्याम करो तो वही एक दो सूत्र ऊपर नीचे होगा। हमारे में 128 है। एतत् तदो दुलोपो पूर्णय समासे हली। हाँ, ये सूत्र है हली। हली माने सभी व्यंजनों के परे रहते, सभी व्यंजनों के परे एतत् और तत् के विसर्ग का लोप हो जाता है। आचार्य जी, स्वरों के परे रहते हुए तो लोप होता है सा के विसर्ग को। जैसे सह अकरोत जी तो वहां सो करोत हो जाएगा, जी वहां विसर्ग हो जाएगा, मतलब ओ हो जाएगा। ह्रस्व आ को छोड़ के अन्य कोई स्वर होगा तो लोप हो जाएगा। ह्रस्व आ रहेगा तो ऊ हो जाएगा। ह्रस्व आ को ओ हो जाएगा, बाकी कोई स्वर होगा तो लोप हो जाएगा। जी। स आगच्छति, स आगच्छति तो लोप हो जाए। स इच्छति कोई भी लोप हो जाए। और मतलब कोई भी व्यंजन हो और ह्रस्व आगे छोड़ के कोई भी स्वर हो, ये ध्यान रखिए। हाँ, देखो ह्रस्व आकार को छोड़ के, हाँ, ह्रस्व आ को छोड़ के कोई भी स्वर हो अच्छा तो भी लोप हो जाएगा। एक मिनट इसकी परिभाषा बता देना चाहिए। तत्सर्व एतत् और तद के बाद, तद के बाद कोई व्यंजन, तो एतद और तद ये सार ऐसा के लिए क्या? हाँ, तद माने सा, एतद माने ऐसा। अच्छा, एतद और एतद के रूप हैं। हाँ जी, तद और एतद के रूप में सा ऐसा दोनों। तद और एतद और तद के बाद सु का लोप होता है यदि उसके बाद एतद और तद के बाद कोई व्यंजन दिखाया आपने। कोई व्यंजन हो अथवा, ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। कोई व्यंजन हो अथवा ह्रस्व आकार को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, ह्रस्व आकार को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जी, तो
इसलिए यहाँ पर शाखा, क्योंकि आगे संप्रज्ञात का सा था हल, इसलिए विसर्ग का लोप हो। सा माने वह संप्रज्ञाता, संप्रज्ञात योग। एक मिनट अपने यहाँ आ गया, कौन सी लाइन में आ गए? तीसरी लाइन, तीसरी लाइन। हाँ, संप्रज्ञात सा, संप्रज्ञातो माने संप्रज्ञाता, वह सा वह प्रज्ञात, वह संप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात यानी संप्रज्ञात। हाँ, संप्रज्ञात नाम है योग का। हाँ, प्रज्ञा। योग माने योग, इति माने ऐसा, इति माने ऐसा। आख्यायते कहा जाता है, आख्यायते कहा जाता है। सह आगे विराम करके, सह माने वह, सह माने वह, चा माने और, वितर्कानुगतः, वितर्कानुगतः माने वितर्कानुगत, विचारानुगतः माने विचारानुगत, विसर्ग लगाना अनुगत में है ना। हाँ जी, सब जगह विसर्ग रहेगा। वितर्कानुगतः वितर्कानुगत, विचारानुगतः विचारानुगत, आनंदानुगतः आनंदानुगत, आनंदानुगतः बराबर आनंदानुगत, अस्मितानुगतः माने अस्मितानुगत, चार प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है। इति, इति माने ऐसा। अस्मितानुगत से बाद में जी, अस्मितानुगता माने अस्मितानुगत, इति माने ऐसा। उपरिष्टात्, उपरिष्टात् माने आगे चलकर।
ऐसे लिख रहा है। उपरिष्टात आगे चलकर प्रवेदयिष्यामः, प्रवेदयिष्यामः बतलाएंगे, आगे चलकर बतलाएंगे, प्रवेदयिष्यामः बतलाएंगे। ये जो चारों प्रकार का बताया इन्होंने, विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, इनके विषय में आगे चल करके बताएंगे। यहाँ केवल इनका नाम जान लेना है कि संप्रज्ञात जो स्थिति है, जब हमारा चित्त एकाग्र की स्थिति में आएगा तब जो समाधि लगती है उसका नाम है संप्रज्ञात। और वो चार प्रकार का है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इन चारों की व्याख्या बाद में करेंगे। ये व्यास जी ने कहा कि आगे चल की व्याख्या करेंगे। यहाँ केवल इनका नाम आप जान लीजिए। संप्रज्ञात योग चार प्रकार का होता है। अब एक वाक्य और है, सर्ववृत्ति निरोधे। सर्ववृत्ति निरोधे, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर तू माने तो असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातः, असंप्रज्ञातः माने असंप्रज्ञात समाधि माने समाधि होता है। अच्छा जी, असंप्रज्ञात में बिंदी ऊपर लगाना ठीक है कि माँ लगाना ठीक है? अब ये पुस्तक में भी विद्वान व्यक्ति हैं, उनकी व्याख्या है, बिंदी छाप दिया है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं होना चाहिए, गलत है। आधा माँ ही लिखा जाना चाहिए। हिंदी लिखा होना गलत है। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, ऊपर वाला ये है ना, यह तो एकाग्र चेत, इसका एक बार में ये योग तक एक लाइन में इसका पूरे का अर्थ बोल दिए ना आचार्य जी। ये तोड़ तोड़ के बोला तो ये लिखा नहीं है। मैं पूरा भावार्थ एक साथ बोल रहा हूँ। भावार्थ लिखा रहे हैं ना, इसलिए हो जाएगा। हाँ, भावार्थ की हेडिंग डाल के लिख लीजिए। तभी शब्दार्थ है। तक तो लिखा ही दिया था, खाली ये शिवानी पैराग्राफ का लिखाना है। हाँ, इसी का 4 लाइन का 4 लाइन का भावार्थ नोट कर लीजिए। एकाग्र चित्त की स्थिति में जब चित्त एकाग्र होता है तो वह
आगे उपस्थित विषय को, जहाँ एकाग्र किया ना उस एक अग्र वाले विषय, जो अग्र है उसको, आगे उपस्थित विषय को प्रकाशित करता है। आगे उपस्थित, हाँ, जिस विषय पर मैं एकाग्र हो रहा हूं उस विषय को प्रकाशित करता है। और क्लेशों को और अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करता है। और अविद्या आदि क्लेशों को अविद्या आदि क्लेशों को क्षीण करता है। कर्म के बंधनों को ढीला करता है। कर्म के बंधनों को शिथिल करता है, ढीला करता है। और निरोध स्थिति में जाने के लिए द्वार खोलता है। निरुद्ध स्थिति में, हाँ, निरुद्ध स्थिति में जाने के लिए द्वार खोलता है। अभिमुखम करो। इस एकाग्र चित्त की स्थिति को संप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात योग कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि है योग। योगा समाधि पहले कह दिया था, योग चाहे समाधि कोई भी कह लीजिए। संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, ऐसा कह लीजिए। या इन्होंने व्यास जी ने योगा शब्द का ही प्रयोग किया और आगे योगा समाधि कह रखा है। ठीक है, तो संप्रज्ञात योग कहते हैं। वह संप्रज्ञात योग चार प्रकार का होता है। वितर्कानुगत, नंबर 2 विचारानुगत, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, तीसरा आनंदानुगत। वितर्क, विचार, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इनकी व्याख्या आगे की जाएगी। इनकी व्याख्या आगे की जाएगी। विराम। ये हम विद्यार्थियों के लिए लिखना तो जरूरी नहीं है, हैं?
ये विद्यार्थियों के लिए लिखना जरूरी तो नहीं, आगे की जाएगी बस। खाली योग 4 प्रकार का होता है बस। हम लोग व्यास जी का वो आपको लिख सकते हैं। हम लोग व्यास जी का भाष्य पढ़ रहे हैं तो बादल प्रवेद श्यामा क्या चीजें पूछेंगे, तो इसलिए उसका भी अर्थ लिखवा दे रहे हैं। प्रवेद श्यामा मैंने बतलाएंगे आगे, सब आगे बताएंगे। सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि होती है। सभी वृत्तियों का निरोध हो जाने पर असंप्रज्ञात समाधि होती है। ये हो गया। अब ये पता चला कि जब तक हम एकाग्र की स्थिति में होते तब हमारी 4 कक्षाएं होती हैं। हम जब प्रवेश करते हैं संप्रज्ञात में तो पहली कक्षा होती है, हमें वितर्क बहुत उठते हैं। वितर्क का मतलब ऐसा हो तो ऐसा हो, ऐसा हो तो ऐसा हो, ये ठीक नहीं कि वो ठीक नहीं, पता नहीं इन्होंने कह दिया योग करना चाहिए, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मैं तो बैठ तो गया हूँ लेकिन देखो आप पढ़ने के लिए क्लास में नाम तो लिखा दिया, लेकिन देखे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। ये भी तर्कानुगत है। इसमें वितर्क ही वितर्क है। मन में भाव आ रहा है, बैठ तो गया हूँ, पता नहीं परमात्मा की प्रीति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं ये रास्ता सही भी है कि नहीं है। मन लगा रहा हूँ तो मन में वितर्क उठ रहे हैं। आत्मविश्वास नहीं है, वितर्क वितर्क हो रहे। हाँ, अभी वितर्क चल रहा है। फिर धीरे से दृढ़ता आ गई कि नहीं ये तो करना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर उसी विषय में हम फिर विचार करते रहते हैं। परमात्मा ऐसा है, न्यायकारी है, दयालु है, ऐसा ऐसा वेद का संदेश है, ईश्वर ने ऐसा कहा है, मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरा भ्राता है, मेरा सखा है, ये विचार चल रहा है। ये दूसरी स्टेज है। फिर थोड़ा सा और गहरे गए तो फिर आनंद आने लग गया। आप बिल्कुल शांत हो गए, आनंद ले रहे हैं, परमात्मा की बिल्कुल गदगद है, हृदय प्रसन्न है, चित्त प्रसन्न है, आनंद हो रहा है। ये आनंदानुगत है। और उसके बाद में मैं रह गया, मेरा प्रभु रह गया। ये अस्मितानुगत है। बाकी सब संसार छूट गया, संसार से अलग हो गए, मन बिल्कुल अलग हो गया और मैं रह गया, मेरा पिता रह गया, मेरा प्रभु। मैं ध्यान कर रहा हूँ और वो मेरे समक्ष उपस्थित है, मैं उसका साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये अस्मितानुगत है। जब निरुद्ध स्थिति आएगी तो अस्मि मैं कर रहा हूं ये भाव भी समाप्त हो जाएगा। मैं कर रहा हूं नहीं रहेगा, बस केवल ईश्वर ही ईश्वर रहेगा, आनंद ही आनंद रहेगा। बस सब वृत्तियों का निरोध, कुछ भी सोचना नहीं, कुछ भी मन में विचार आने नहीं, भाव आने नहीं, केवल ईश्वर ईश्वर, उसका आनंद बस। तब वो निरुद्ध की स्थिति होगी, वो असंप्रज्ञात योग की स्थिति होगी। यह भी शाब्दिक ज्ञान है, इसको करके देखने से पता चलेगा। ये केवल शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत, ये चारों और अंदर और अंदर और अंदर घुसने वाली स्टेजेज है, सीढ़ियां हैं। पहले वितर्क होता है, फिर थोड़ी समाधि होती है, फिर विचार आना शुरू होता है, फिर और समाधि होती है, फिर आनंद आना शुरू होता है, फिर और समाधि होती है। तो मैं और मेरा प्रभु दो रह जाते हैं ध्यान करते करते। अब एकाग्र हूं लेकिन प्रभु में एकाग्र हूं, लेकिन मैं हूं। अस्मिता, अस्मि माने मैं हूं, ये भाव मन में रह जाता है। जब ये अस्मिता भी न रह जाए, मैं हूं ये भाव भी न रह जाए, केवल अनुभूति मात्र रह जाए, तब वो निरुद्ध की स्थिति होगी।